हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट लिए हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई, अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं, क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में, क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। नहीं, आपकी सरकार है, आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। प्रयागराज में माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब वो मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था, उसी वक्त कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी, जिसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत की खबर सुनते ही परिवार सदमे में है। और खबर ये सामने आ रही है कि अतीक अहमद का बड़ा बेटा जो कि लखनऊ जेल में बंद है, दरअसल वो पिता की मौत की खबर सुनते ही जेल में बेहोश हो चुका है, और यानी परिवार बेसुध है। चूंकि इससे पहले अतीक अहमद के एक और बेटे असद की भी एनकाउंटर यूपी एसटीएफ की ओर से किया गया था। जिस तरीके से अतीक अहमद जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा माफिया और गैंगस्टर, जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, और इन्हीं में से एक मुकदमा था उमेश पाल मर्डर केस का, जिसमें अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया गया था। सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, लेकिन इसी बीच गोली मारकर देर रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी भूचाल आ चुका है। आपको ये बताते हैं कि लगातार अब यूपी पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष इस पूरी खबर को लेकर अब सरकार को घेर रहा है, जहां AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कानून के तहत नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। तो वहीं मायावती ने उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर प्रदेश कह दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की प्रकाष्ठा हो चुकी है। ये तमाम बयान जो है विपक्षी दलों के सामने आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक का आतंक था, जिस तरीके से उसके भाई अशरफ, उसके बेटे असद जिसका एनकाउंटर हो चुका है, और साथ ही जो बेटा जेल में बंद है उमर अहमद, जिसको लेकर खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल वो लखनऊ की जेल में बंद है और पिता की मौत की खबर सुनते ही वो बेहोश हो चुका है। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है,
आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सोमोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद। तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को, अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहाँ पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं।
आपको ये बताते हैं कि जो अतीक का बड़ा बेटा है उमर अहमद, दरअसल वो प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के साथ मारपीट और अपहरण के मामले में आरोपी है। पुलिस ने इसके ऊपर 2 लाख का इनाम था और उमर ने लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था। उमर तभी से लखनऊ की जेल में बंद है, यानी अतीक अहमद का पूरा परिवार जो कि कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार कानून का सिकंजा उस पर है, क्योंकि खुद अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन इस पूरे माफियागिरी, इस पूरे जो गैंगस्टर कहीं ना कहीं उसे कहा जाता था, जिस तरीके से पूरा गैंग अतीक अहमद का काम करता था, लेकिन जब से वो जेल में बंद है तब से उसका बेटा असद ही इस पूरे गैंग को चला रहा था। वही दरअसल जेल से बाहर था और ऐसे में उमेश पाल का मर्डर हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं अतीक अहमद पर शिकंजा कसा गया। वहां साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और लगातार उमेश पाल मर्डर केस में सुनवाई जारी थी। मेडिकल के लिए पुलिस देर रात उसे इलाहाबाद के प्रयागराज के एक सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंची थी और जैसे ही पुलिस ने गेट के अंदर अस्पताल की एंट्री की, वैसे ही जो पत्रकार के रूप में कुछ अज्ञात हमलावर आए थे, जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां जो थी वो अशरफ और अतीक अहमद पर बरसा दी और आपको ये बता दें कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस पूरे हत्याकांड को लेकर अब लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम बयानबाजी का दौर जारी है, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी घटना की निंदा की है। हालांकि अतीक अहमद वो गैंगस्टर है, वो माफिया है जिसने कई लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा है, जिसने कई लोगों का अपहरण की साजिश में वो शामिल है, जिसमें 100 से ज्यादा मुकदमे उस अतीक अहमद पर दर्ज थे, जो खुलेआम सरकार को, खुलेआम लोगों को धमकियां देता था और अपना खौफ बनाने के लिए वो इतनी धमकी दे चुका था कि असद की मौत के बाद भी अतीक के तेवर नहीं बदले थे और ये कह रहा था कि एक बार जेल से छूट जाऊं तो उसके बाद हिसाब किताब होगा। इस तरह की धमकियां उसकी तरफ से लगातार दी जा रही थी। अब इस गैंगस्टर, इस माफिया के बचाव में तमाम जो नेता है वो उतर आए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि ये एक कोल्ड ब्लेडेड हत्या थी। घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके बाद क्या जनता को देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर भरोसा होगा? उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि इसमें यूपी की बीजेपी सरकार की भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, एक समिति का गठन होना चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें ओवैसी की ओर से की गई है और ये भी ओवैसी ने कहा है कि मैं शुरू से ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। हम लोग इसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन सबको लगता था कि हम हवाई बातें कर रहे हैं, इससे लोगों में संविधान में विश्वास कम होगा। इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। ये ओवैसी के बयान है। एक बार फिर से ओवैसी वही राग अलाप रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इस तरीके की बातें, गोली मारकर धार्मिक नारा क्यों, ये सवाल पूछा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पूरे हत्याकांड के बाद, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर चुके हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि लगातार एडीजी प्रशांत कुमार से लेकर तमाम जो आला अफसर हैं पुलिस के, प्रशासन के, उनसे लगातार बैठकों का दौर जारी है। यानी इस पूरे मामले में जो आरोपी है, जिन्होंने सरेंडर किया है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में होंगे जाहिर तौर पर। वहीं दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी पार्टी से अतीक अहमद का ताल्लुक था, चूंकि अतीक अहमद को टिकट पर टिकट समाजवादी पार्टी ने ही बांटे थे और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि अगर इस माफिया का साम्राज्य किसी ने खड़ा किया है तो वो है समाजवादी पार्टी। और अब जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या
कर दी गई है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की प्रकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोली मारकर हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन गया है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। लेकिन इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि कई बीजेपी के नेता हैं जिनके रिएक्शन सामने आए हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा है कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। यानी साफ तौर पर इन दोनों की जो हत्या हुई है वो जाहिर तौर पर सवाल जरूर कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से अतीक ने माफियागिरी करके, जिस तरीके से लोगों में खौफ फैलाकर अपना ये साम्राज्य खड़ा करा था, जिस तरीके से लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई थी, फिर चाहे वो राजूपाल मर्डर केस हो, फिर चाहे वो उमेश पाल की हत्या का मामला हो जिसमें जेल में बैठकर ये पूरी साजिश एक गवाह को मारने की रची गई थी। और उससे पहले आपको बता दें कई पुलिसकर्मियों की हत्या भी इसी जो अतीक अहमद है इसने की थी, इसके गुर्गों ने की थी। तो इस तरीके से खौफ जो है लोगों में साफ तौर पर देखने को मिलता था और यही वजह है कि ये रिएक्शन सामने आए हैं कि दरअसल इसी जन्म में जो है पाप पुण्य का हिसाब होता है। ये एक आसमानी फैसला है, ये भी कई जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जांच जरूर होगी, चूंकि ये जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो भी कह चुके हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद ही चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है, उसकी मौत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये वही अतीक अहमद है जिसने यूपी और खासतौर पर प्रयागराज के इलाकों में अपना खौफ फैलाया, अपना आतंक इस तरीके से फैलाया कि लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और लोग अतीक पर बोलने से आज भी डरते नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।